Assalamu alaikum. Hi dear student, this is Izzatullah and welcome back once again to my YouTube channel. So आज यूनिट ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ. सो आते हैं लेक्चर की तरफ. अच्छा, फर्स्ट हेडिंग इस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एनाटॉमी, और ह्यूमन बॉडी के इस चैप्टर में एनाटॉमी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इस एनाटॉमी का डिफिनेशन समझ आना चाहिए कि एनाटॉमी है क्या चीज़. बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. जब भी हम किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि वो बॉडी किस चीज़ से बना है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी डिफरेंट उसके अंदर बॉडी के पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट किस चीज़ से बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मसल्स को का एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो मसल्स किस चीज़ से बना है, बोन्स किस चीज़ से बना है. बेसिकली हम जब स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं सो दैट कम्स and the subject of anatomy. Second है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी जब हम किसी भी बॉडी के किसी पार्ट के फंक्शन को जब स्टडी करते हैं सो इट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किडनी है तो किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं सो वी विल स्टडी द एनाटॉमी ऑफ दैट किडनी. अगर हम उसका फंक्शन स्टडी करते हैं सो दैट विल कम इन फिजियोलॉजी. सो इट्स वेरी सिंपल. अब आते हैं कि ह्यूमन बॉडी, क्योंकि चैप्टर भी ह्यूमन बॉडी का है और इसमें हम ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे. सो अब अगर ह्यूमन बॉडी की एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ तो ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो यूनिट हैं दैट इज़ कॉल्ड सेल. यानी हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है दैट इज़ मेड ऑफ सेल. इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दैट इज़ सेल. अब सेल का क्या डिफिनेशन है, यहाँ पे लिखा है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. स्मॉल से मुराद क्या है कि ये इतना छोटा एक यूनिट है बॉडी का कि इसको माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन है. यानी हम माइक्रोस्कोप का सहारा ज़रूर लेते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. और यहाँ पे आगे लिखा है कि बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियंस ऑफ सेल. यानी इंसानी जो जिस्म है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है. सो वी कैन नॉट इवन काउंट इट. और आगे विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन. मीन अगर मैं साइज़ का एग्जांपल दे दूँ, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के डिफरेंट साइज़ में पाए जाते हैं. सबसे जो बड़ा सेल है दैट इज़ कॉल्ड ओवम और एग सेल, जो फीमेल्स में पाए जाते हैं. और मेल का जो स्पर्म सेल है दैट इज़ सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है. सो दैट कम्स इन द साइज़. और अगर शेप का मैं एग्जांपल दे दूँ, अब जैसे कि हमारी बॉडी के जो मसल्स है, मसल्स के जो सेल्स हैं उसकी शेप डिफरेंट है. इसी तरह जो स्मूथ मसल के सेल्स है या कार्डियक मसल्स के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं. सो सेल्स एक तरह के नहीं होते हैं, उसके शेप डिफरेंट तरह के होते हैं, उसके साइज़ भी डिफरेंट तरह के होते हैं. और अगर फंक्शन वाइज हम देखें सो फंक्शन वाइज भी डिफरेंट होते हैं. अगर मैं न्यूरॉन यानी नर्व सेल की एग्जांपल दे दूँ सो नर्व सेल्स लॉन्ग सेल्स होते हैं, लेकिन इसका बेसिक फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना. और अगर इसी तरह स्मूथ मसल्स के जो सेल्स है उसका जो फंक्शन है उसका फंक्शन कंट्रैक्शन करना. सो फंक्शन वाइज, शेप वाइज एंड साइज़ के लिहाज से सेल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं
that makes a complete human body. सो सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, और किस सन में किया था? 1665 में इसको सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने डिस्कवर इसको कैसे किया था। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने अपना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और वो कॉर्क के बोतल को स्टडी कर रहा था उसके नीचे, ठीक है। सो जब उसने इसको देखे सो उसमें कुछ कंपार्टमेंट नज़र आए और उसने उस कंपार्टमेंट को रूम का नाम दिया। मीन सेल्स उनको इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट नज़र आए और उसने उन कंपार्टमेंट को रूम का नाम दिया। लेकिन रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि उसमें उतना डिटेल्स उसको स्टडी करने का मौका नहीं मिला ताकि वो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, उसका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म स्टडी कर सके। सो रॉबर्ट हुक ने कहा तो इसको सेल, लेकिन उसे नॉन लिविंग का नाम दिया। बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल्स को दोबारा से डिस्कवर किए और उन्होंने लिविंग का नाम दिया। और फर्स्ट जो सेल थ्योरी दी गई, दो ही साइंटिस्ट थे, श्लीडन एंड श्वान। अब श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी सबसे पहले इसको जो सेल का जो कॉन्सेप्ट था, सेल थ्योरी था, इन्होंने ही पेश किया और इसके सेल थ्योरी की 3 प्रॉपर्टीज़ थे। लेकिन बाद में जब मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आया और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी ऐड हुए, मीन जो एनर्जी फ्लो है सेल में वो कार्बोहाइड्रेट्स से ही के ब्रेकडाउन से ही वो एनर्जी फ्लो होता है, और सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो डीएनए के अंदर वो स्टोरेज होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है। मीन कैसे, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म वो सेल से कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक फीमेल सेल होता है जिसको ओवम या एग भी कहा जाता है। अगर ये फ्यूज होता है विद मेल सेल मीन्स स्पर्मेटोज़ोआ, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं सो इससे एक नया सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट। अब फीमेल सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद होती है दैट इज 23, मीन हाफ होता है। इसे हेप्लॉइड नंबर कहते हैं। और मेल सेल में भी क्रोमोसोम की तादाद 23 होते हैं, ये भी हेप्लॉइड नंबर होता है। लेकिन जब ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट मीन जो नेक्स्ट जनरेशन बनता है, जो नया बेबी बनता है, इससे ज़ाइगोट से बेबी बनता है, मीन एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है। सो ज़ाइगोट के अंदर हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, फादर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं। सो 23 and 23 46 क्रोमोसोम्स ज़ाइगोट के अंदर, दैट इज 2n, मीन डिप्लॉयड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिप्लॉयड, और ये हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड इन नंबर। हेप्लॉइड मीन जब क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है दैट इज कॉल्ड हेप्लॉइड, और जब क्रोमोसोम की तादाद 2n होता है मीन 46 होते हैं, इसे कहते हैं डिप्लॉइड। सो अब ये जो ज़ाइगोट सेल है, ज़ाइगोट में फर्दर क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, एक प्रोसेस है सेल डिवीजन, माइटोसिस। सेल डिवीजन माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। मीन ये अगर एक सेल है सो ये डिवाइड होके 2 सेल्स बनाता है, और इसी तरह के बेशुमार सेल्स इस ज़ाइगोट से बनते हैं जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और वक्त के साथ साथ उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, मीन ह्यूमन बॉडी।
क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन बॉडी का कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, सो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल जस्ट आपको दिया ह्यूमन बॉडी का। अब एक चीज़ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि सेल से ह्यूमन बॉडी का जो एक सीरीज़ है, क्योंकि एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल होता है, जब इसमें डिवीजन आता है, माइटोसिस होता है, सो इससे इसी तरह के और सेल्स बनते हैं और ऐसे सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इसी सेल का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाइज इसी सेल से मिलता जुलते हैं, सो ऐसे सेल को टिश्यू कहा जाता है। और जब इसी तरह के और टिश्यू आपस में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, सो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे टिश्यू क्या बनाता है, डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गन बनाता है। और मैं एग्जांपल एक ऑर्गन का देता हूँ, स्टोमक एक ऑर्गन है और डिफरेंट ऑर्गन, एक ऑर्गन की बात नहीं हो रही, डिफरेंट ऑर्गन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन तो नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिवर होता है, पैंक्रियाज, इसमें स्टोमक भी हैं, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें होते हैं। अब ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाता है और जब एक से ज़्यादा सिस्टम मिलते हैं, ठीक है, एक साथ काम करते हैं, सो इस तरह के और भी जब सिस्टम आपस में एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं, सो ये एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम तो नहीं होता, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, आपस में मिलते हैं एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। सो यहाँ पे एक सेल था जो कि जाइगोट सेल था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, जाइगोट सेल था, ठीक है। इस जाइगोट सेल से क्या बनता है, ये पूरा प्रोसेस गुजार के एक ह्यूमन बॉडी बनती है। सो दिस वाज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ सेल। अब आते हैं हम सेल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अच्छा, अब ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। ये बहुत ही मैंने ब्रीफ करके यहाँ पे लिखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब जो सेल है, सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, थर्ड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें तो, ये 3 पार्ट्स तो सेल के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक हिस्से होते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है सेमी परमिएबल है, ठीक है, सेमी परमिएबल होता है, मीन कुछ सब्सटेंसेस को बाहर से आने, सेल के अंदर आने देता है, कुछ सब्सटेंसेस सेल से बाहर जो है ना जाने देता है, कुछ को जाने नहीं देता, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम इससे सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना, ये मरकज़ होता है, सेंटर ऑफ
सेल कहलाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर इसमें एक तो होता है न्यूक्लियोलस, ये एक स्फेरिकल पार्ट है सेल के अंदर होता है जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स। और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सस्पेंडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। आई थिंक स्ट्रक्चर के अंदर आपको सही समझ आएगा। अच्छा, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये सीमी परमिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो सेंटर में ये पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है? ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीएनए। न्यूक्लियस का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट्स बेसिकली अ जेनेटिक मटेरियल। और सेल का जो इंफॉर्मेशन होता है, सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है। और डीएनए कहाँ पे होता है? इस न्यूक्लियस में होता है। जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है, मीन पेरेंट सेल से जब ऑफ स्प्रिंग का जब सेल बनता है, नेक्स्ट जनरेशन का जब सेल बनता है, सो वो इंफॉर्मेशन डीएनए से उस नए सेल में वहाँ पे जो है ना चेंज होता है, उस सेल से उस सेल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस न्यूक्लियस के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, यहाँ पे भी फ्लूइड होता है, ठीक है। और इस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब सेल नॉन डिवाइडेड फॉर्म में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस टाइम जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में था। और जब सेल डिवीजन के लिए मीन थ्रू माइटोसिस प्रोसेस जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, तो उस टाइम क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। इस तरह का क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज होता है। दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर्ड, ठीक है। अब इसके बाद इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो मादा हैं
यहाँ पे एक जेली लाइक फ्लूइड, थिक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनेली है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के अंदर, एनर्जी कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद है कोई भी तोड़ फोड़ हो रहा होता है। सो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, A फॉर एडेनोसिन, T फॉर ट्राई, F फॉर P फॉर फॉस्फेट। सो इट इज़ बेसिकली एनर्जी कंपाउंड जो कि ATPs माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होते हैं। और जब भी बवक्त ज़रूरत केमिकल रिएक्शन, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है सेल के अंदर, सो ये ATP जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो प्रोवाइड करता है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती ही है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म का, दिस इज़ कॉल्ड गोल्जी apparatus। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus का अपना एक रोल है। रोल ये है, अच्छा इससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक और पार्ट जो कि न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। ये जो पार्ट है, ये जो ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल अटैच है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर दो तरह के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद हो पाया जाए, सो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स है इसे राइबोसोम्स कहते हैं। इसे राइबोसोम, अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाए, सो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाए। RER मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, सो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। SER मीन नो राइबोसोम्स। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं और इसमें नो राइबोसोम्स मीन इसके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं और राइबोसोम्स रफ के ऊपर पाया जाता है। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है, सो वो प्रोटीन यहाँ से ट्रांसफ़र होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उस प्रोटीन को रिसीव करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, मीन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, किसके हवाले करता है? गोल्जी apparatus के हवाले करता है। गोल्जी apparatus का काम क्या है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को रिसीव करता है, उस प्रोटीन के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और जहाँ पे सेल को ज़रूरत हो उस प्रोटीन का वहाँ पे उसको पहुँचाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, गोल्जी apparatus
इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? कोई भी लेटर इनके पास जब ये लोग रिसीव करते हैं, सो उस लेटर को अपने मुतालिका पते पर पहुंचाना होता है। पोस्ट ऑफिस का ये काम है, लेटर रिसीव करना और उस लेटर को मुतालिका पते पर पहुंचाना है। अब गोल्जी ऑपरेटस का काम भी पोस्ट ऑफिस की तरह है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को रिसीव करता है, उस प्रोटीन की क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है ऑफ प्रोटीन, उसकी पैकेजिंग करता है और एंड ट्रांसपोर्ट वेयर इट्स नीडेड सेल। मॉडिफिकेशन मीन उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजिंग लाता है उस प्रोटीन के अंदर, और जहाँ पे उसकी पैकिंग भी करता है, जहाँ पे प्रोटीन चाहिए सेल के अंदर वहाँ पे इसको पहुँचाता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। और उसके बाद अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इसे कहते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का काम क्या है कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि ये जो हमारा जब सेल डेड हो जाता है, सेल की जब डेथ होती है, सो उन डेड सेल को ये खाता है। ठीक है, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, डेड सेल्स को ये खाता है। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह के न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होता है और सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जिसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। अच्छा, दो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरी इस तरह के जो न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। अब ब्रीफली मैं इसके कुछ फंक्शंस बताता हूँ सेल का। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल एग्जांपल है मसल के सेल्स। अगर मसल्स हमारे बॉडी के अंदर हो, लाइक कार्डियक मसल या स्केलेटल मसल, सो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटल मसल्स क्या प्रोवाइड करता है, हमारे बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बनाता है। सच एज अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूँ, सेल मेम्ब्रेन की, सो ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सेल में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। और कुछ वेस्ट मटेरियल जो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। मीन एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, सेल में कुछ चीज़ें अंदर से, सेल के अंदर से बाहर वेस्ट ये ट्रांसपोर्ट होता है। सो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स है, लाइक डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, सो डिफरेंट प्रोसेस है। सो इसमें सेल का फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। एंड लास्ट इसका जो मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि मैंने बता दिया
माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन होता है और वो वहाँ पे फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वो यूज़ होता है। सो दिस वाज द होल ओवरव्यू ऑफ द सेल। मैं थोड़ा सा साइड पे खड़ा होता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करें और इस पूरे यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है इस पूरे बोर्ड में से आप इंफॉर्मेशन को आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। ये आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।